वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगले लेक्चर, चैप्टर नंबर 3 का अगला लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, आपको एक टेलीग्राम में मेरा एक चैनल बना हुआ है। टेलीग्राम पे जाकर आपको क्या करना है, ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नाम का इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्वेश्चन की सीट पढ़ रही है, प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इनको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर बाद में उस पर जो क्वेश्चन पड़े हुए हैं उनको सॉल्व करिएगा। उनके आंसर भी पड़े हुए हैं तो अपने आंसर मिलाइएगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब काम की बात आगे शुरू करते हैं। काम की बात क्या है, तो हेडिंग डालिएगा वैद्युत प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो हेडिंग डालिएगा वैद्युत प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध इसको लिखेगा किसी चालक के सिरों पर विभवांतर तथा किसी चालक के सिरों पर विभव तथा वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। पहले देखिए इसका मतलब समझिए क्या लिखा हुआ है। मान के चलिए कि ये आपका क्या है, ये आपकी एक तार है। क्या है? ये एक आपकी तार है। इस तार पर हमने क्या कर दिया कि एक बैटरी जोड़ दिया। क्या कर दिया? एक बैटरी हमने जोड़ दिया। ये रही आपकी बैटरी। ठीक है, ये बैटरी का निगेटिव सिरा है, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है। तो इधर ये आपका इस पर प्लस चार्ज हो जाएंगे, इस तरफ ये माइनस चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, आपका यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? पॉजिटिव से निगेटिव तरफ। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन के जो मोशन की गति होगी, जिधर पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो किधर करेगा? इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, यानी कि करंट आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, यदि इनके सिरे पर जो विभव है, जो बैटरी का जो कितने विभव की है, बी विभव की है, तो देखिए होता क्या है कि ये एक चालक है, ये एक तार है। तार के अंदर मैंने बताया है किसी चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुत सारे धनायन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे धनायन होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? धनायन होते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उनकी आप गिनती जो है जनरली नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो होगा क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अब भाई यदि इलेक्ट्रॉन, पहले ध्यान से समझिएगा, ये आपका एक चालक रहा। ठीक है, चालक का मतलब तार, इस पर बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन हैं और धनायन भी हैं। ये मान के चलो कि बहुत सारे इस पर क्या है? धनायन है, और इस पर क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। यदि मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि धनात्मक आवेश के पास जाता है, तो ये इधर इसके पास जाएगा, फिर इसको ये बुला लेगा, फिर इसको ये बुला लेगा, फिर इसको ये बुला लेगा। मतलब ये क्या करेगा? इससे बहुत ही धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो ये
ये एक तरीके से ये जो धनायन है, ये जो धनायन है किसका काम कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन तो जाना चाह रहा है लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये इसे अपने पास बुला ले रहे हैं, ये इसके अपने पास बुला ले रहा है। तो भैया इसको तो हर कोई अपने घर लिए जा रहा है ना, पहले बात समझो, इसको तो हर कोई अपने घर लिए जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन को। भाई ये धनायन कह रहा है मेरे पास चलो, ये कह रहा है मेरे पास आओ, तो इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली यहां से यहां जल्दी नहीं पहुंच पा रहा। तो ये आखिरकार ये जो धनायन है ये किसका काम कर रहे हैं, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि किसी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना। तो ये क्या है, धनायन क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां नहीं जाने दे रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है कि किसी चालक के सिरों पर विभव तथा वैद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो वो तो हमने टेक्निकल टर्म में लिख लिया, लेकिन मेन मतलब क्या है कि भैया आपके चालक में क्या होते हैं, जितने धनात्मक आयन होते हैं उतने ही ऋणात्मक आयन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से जाना चाहता है लेकिन चालक में क्या है, धनायन है, तो हर एक धनायन उसे अपने पास बुलाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी यहां से नहीं जा पाता है। यही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये धनायन जितने होते हैं यही क्या करते हैं, प्रतिरोध का काम करते हैं, मतलब उसे नहीं जाने देते हैं। तो वहां से जितना विभव उत्पन्न होता है इन सब के लिए, जो बैटरी और आई के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसे लिखिएगा, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब प्रतिरोध को हम लोग किससे दिखाएंगे, कैपिटल आर से। ठीक, आर बराबर मैंने अभी आपने क्या लिखा था, आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, जहां पर वी क्या है, विभव है, वी क्या है, विभव या विभवांतर कह लीजिए, विभवांतर, और ये क्या है, विद्युत धारा है। क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात हो जाए कि आर क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। ठीक है, इसके यदि मात्रक की बात हो जाए यूनिट की, तो मात्रक कितना हो जाएगा, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है भाई, विभव का कितना होता है, विभव का वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट, और आई का क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। तो ये जो होता है वोल्ट पर एम्पियर, ये क्या कहलाता है आपका, ओम कहलाता है। क्या कहलाता है, ओम। ठीक है, ओम का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये वाला सिंबल क्या कहलाता है, ओम कहलाता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ें। तो चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि देखिए प्रतिरोध आपने देख लिया, अब हम देखेंगे कि बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, वैद्युत इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख लें। क्या देख लें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता। तो अगली हेडिंग डालिएगा, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, देखिएगा ये क्या होता है कि देखिए प्रतिरोध का मतलब होता था कि कितनी सारी चीजें, कितनी मतलब चीजें हैं आपके रास्ते में रुकावट उत्पन्न हो रही। ठीक है, और ये वैद्युत चालकता क्या हो रहा है, वैद्युत चालकता यह बताता है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन इस जगह से उस जगह पर पहुंच रहा है। पहले बात समझिए, रेजिस्टेंस में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन कितनी कठिनाई के साथ यहां से वहां पर पहुंच रहा है, लेकिन चालकता का क्या मतलब है कि कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन इस जगह से दूसरे जगह पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा वैद्युत प्रतिरोध के, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। क्लियर, चलिए इसको लिखिएगा, इसको कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभी यानी कि G बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां से देखो तो G बराबर हो जाएगा 1/r। ये तो होता है व्युत्क्रम। ठीक है, क्या हो गया 1/r। r बराबर क्या होता है, तो यहां से लिख लोगे 1/v/i, यही निकाला था। तो यहां से ये i ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा i/v। ठीक, अब इसकी जो यूनिट है आपको क्या पता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया। यहां से इसकी यदि मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट यानी कि मात्रक का बात करूं, किसकी, मात्रक की, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। तो चलिए इसको नोट करिए, तो फिर हम आगे चलते हैं ओम्स लॉ की ओर। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आज का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, ओम का नियम। क्या है टॉपिक का नाम, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम यानी कि इसे क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक, चलिए तो ओम का नाम इसका कैसे पड़ा, देखिए एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, लिखिएगा, इसमें कौन वैज्ञानिक थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था, जर्मन वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम था। क्या था, जॉर्ज साइमन ओम था। इन्होंने बताया कि हमारे पास एक चालक तार है। क्या बताया, इन्होंने एक बताया कि हमारे पास क्या है, एक तार है। इन्होंने बताया कि जो तार है, जो चालक है, उसके सिरों पर यदि विभवांतर लगाते हैं तो उन्होंने विभवांतर और धारा के बीच में क्या संबंध होता है उसको इन्होंने बताया। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो लिखिएगा, इन्होंने चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर तथा विद्युत धारा के संबंध को बताया, तब इन्हीं के नाम पर इसे ओम का नियम कहा गया। ओम का नियम कहा गया। अब देखिए कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि यदि किसी चालक तार पर, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था का क्या मतलब है कि उसका लंबाई ना बदले, उसका क्षेत्रफल ना बदले, और उसका क्या ना बदले, और उसका तापमान ना बदले, तो उसके लिए जो विभव होता है वो वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिखिएगा, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, बात समझिएगा किसकी बात कर रहा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में क्या है, भौतिक अवस्था का मतलब है कि उसका लंबाई हो गई, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल हो गया, तथा तापमान में परिवर्तन ना किया जाए,
ना किया जाए तो उसके सिरों पर ना किया जाए तो उसके सिरों पर विभव तथा धारा का अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। पहले बात समझिए, ये तो रहा ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि आपके पास कोई चालक है, उसकी भौतिक अवस्था क्या मतलब हुआ? एक तो उसकी लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, और उसके तापमान में यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसका क्या होगा? तो उसके सिरों पर जो हम विभव लगा रहे हैं और उस विभव के कारण जो उसमें धारा उत्पन्न हो रही है, उनका अनुपात क्या होगा? नियत रहेगा। उसका अनुपात जो है आपका बदलेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि यहां से क्या बोला है बी कि विभव तथा धारा का अनुपात क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और इसी कांस्टेंट को, इसी नियतांक को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसी नियतांक को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। लिखिएगा, इसी नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यानी B/I इक्वल टू क्या होता है? R होता है। ठीक, चलिए तो इसको लिख लिया, नोट कर लीजिए। तो फिर इसकी एक डिफिनीशन और है, उसको लिख लेते हैं, फिर इसका क्या करते हैं? डेरिवेशन करते हैं। ठीक, लिख लिया? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा कि किसी, लिखिएगा, इसका अथवा करके उसी के आगे अथवा किसी चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, कि कोई चालक है, उसमें बहने वाली धारा क्या होगी? चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या हो जाएगा? हटेगा। तो कितना हो जाएगा? मैं इसे क्या लिख सकता हूं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं V, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा? R और I, तो V/I इज इक्वल टू R। और ये जो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके एक क्या आता है? जहां R क्या है? नियतांक है। R नियतांक है, और यही नियतांक क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। यदि आप I और B के बीच में यदि विभव और विद्युत धारा के बीच में यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ देख लीजिए। तो ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। ये इधर आपका क्या रहेगा? विद्युत धारा, और ये आपका इधर रहा ग्राफ जो है आपका रहेगा विभवांतर। क्या रहेगा? नीचे विभवांतर। इनके बीच का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी,
जो आपकी धातु के लिए मैं बना रहा हूं, तो ये ओरिजिन से पास होगी। ये आपका ग्राफ रहा, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, रेखा है, ठीक है, सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये किसके लिए है? ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये है फॉर मेटल, धातु के लिए, ठीक है। इसको अब बना लीजिए। तो फिर हम इसका अब क्या करते हैं, इसका अब हम डेरिवेशन करेंगे कि एक्चुअली ये आया कहां से है, ठीक है। ये चीजें आप करिए, तो फिर हम इनको करने के बाद एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब देखें, अब देखिए क्या है कि यहां से अब हम ओम के नियम का क्या देखते हैं, प्रूफ देख रहे हैं, डेरिवेशन देख रहे हैं। ओम के नियम का निगमन, निगमन, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये देखना है। देखिए आपको क्या याद है, आई बराबर वी ना, याद है वी ना, कुछ याद आया? वी क्या, वीडी क्या होता था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद आया? अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये। और ये ए क्या है? ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जिसके अनुदिश आपकी धारा बह रही है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसके अनुदेश, जिसके अनुदेश धारा बहती है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें तो आपको क्लियर ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि है। चलिए, तो अब आपको एक चीज जरूर पता होगी, वो क्या पता है कि आपको यहां से यदि आप देखो तो आपका Vd बराबर कितना होता है? Vd बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको मैं बता चुका हूं कि आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है Vd बराबर होती है, ये होती है EEM इंटू टाउ। टाउ भी आपको पता है, टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है? टाउ है। तो टाउ भी आपको पता है, यहां से मैं फिर से लिखे दे रहा हूं, टाउ आपका क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, श्रांति काल है, सेशन टाइम। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। m क्या है? फिर से देख लीजिए, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और स्मॉल ई क्या है? स्मॉल ई है, वो तो मैं लिख दिया हूं, क्या है स्मॉल ई? क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं इसको समीकरण नंबर 1 दिए दे रहा हूं, इसको समीकरण नंबर 2 दिए दे रहा हूं। यहां से यदि आप ध्यान से देखो तो मैं क्या लिख सकता हूं? समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, 2 का मान रखने पर, यानी कि अब मैं BD की जगह पर क्या रख दूंगा? इसे पुट कर दूंगा। तो यहां से ध्यान से देखोगे तो I बराबर कितना हो जाएगा? VD की जगह पर स्मॉल ई कैपिटल E डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ। VD हो गया
फिर ENA, ये क्लियर है। अब यहां से फिर से आप देखिएगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है, E बराबर होता है V/L। क्या कह रहा है, V/L। देखिए V/L का मतलब क्या है, यहां से ध्यान से देखिए तो आपको दूसरा वाला चैप्टर कुछ याद है, दूसरे वाले चैप्टर पर क्या बताया, तो विभव बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो यहां से यदि आप निकालोगे तो E बराबर कितना आएगा, E बराबर आ जाएगा V/L। क्लियर। तो यहां से E का मान पुट कर दो, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा E, और कैपिटल E का मान कितना है, V/mL, ठीक है, टाउ ENA, ठीक है। अब यहां से मैं I बराबर क्या कर दूं, यहां से यदि आप देखो तो ये कितना है, V टाउ E² NA/mL, ये तो है, ये तो क्लियर हो गया कि ये तो आपको दिया हुआ है, क्लियर है। अब यहां से आपको ये विभव है तो हमें क्या निकालना है, V/I निकालना है। क्या निकालना है, V/I निकालना है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस ओम के नियम का क्या करना है, निगमन करना है। तो चलिए इतना आपने नोट कर दिया, नोट कर लिया, तो फिर हम आगे बढ़ें। चलिए, तो जब आपने इसको नोट कर लिया तो देखो, ध्यान से देखो, तो यहां से मैं V/I निकाल लूं, इसको समीकरण नंबर 3 दिए दे रहा हूं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो यहां से देखो तो V/I इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ML/E², N V/I निकालना है, हाँ, तो ML/E² NA, ये हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किया है। चलिए, तो यहां से यदि आप देखो तो यहां से ये क्लियरली क्या है कि ये V/I क्या है, R है, V/I क्या होता है, R होता है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ML, और यहां पर टाउ शायद छूट गया है, टाउ छूट गया है, तो ये टाउ यहां पर हो जाएगा, टाउ भी है नीचे, ये टाउ, तो E² N इंटू टाउ और A, ये टाउ है, ठीक है ना यार, टाउ ढंग से बना लेना, टाउ टाउ, ये टाउ है, ठीक है, और ये A है, क्लियर। अब यहां से यदि आप देखो क्लियरली, तो देखो अब बात समझना कि इसका मतलब क्या है, कि ये आपकी क्या रही, एक चालक तार रही, जिसकी लंबाई मैंने कितनी मान लिया है, L मान लिया है, कितनी मान लिया है, L मान लिया है, L, ठीक है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला जो एरिया है, मतलब यदि आपने ये मार्कर लिया, ठीक है, ये मार्कर मान के चलो कि क्या है, ये तार है, तो इस तार को यदि आप इधर से ये वाला एरिया देखोगे तो कैसे दिखेगा, गोला दिखेगा, तो इसका जो क्षेत्रफल है इस गोले का वो कितना है, A, ठीक। अच्छा, ये अब थोड़ा ध्यान से देखना, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मतलब ये द्रव्यमान तो भैया किसी का क्या होगा, यदि कोई 5 किलो है तो वो रहेगा, ठीक है, वो गड़बड़ नहीं सकता, यानी M क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी क्या होता है, वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं सकता। एक में एकांक आयतन में कितने नंबर ऑफ चार्ज रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। टाउ भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो नहीं बदलेगा। तो ये सब सारी चीजें क्या हैं, ये बदलेंगी नहीं। तो R बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, मैं इसको लिखे दे रहा हूं, ME² N और टाउ, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है जिनको मैंने ब्रैकेट पे लिख दिया, और ये L/A, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा के कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा यहां से देखना,
तो ये जो R है, ये जो R बराबर मैंने लिख दिया रो L बाई ए। क्या लिख दिया? रो L बाई ए, जहां रो बराबर क्या है? M E स्क्वायर N टाउ। और इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। ठीक है। अब आप यदि ध्यान से देखो तो अब आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ताप पर निर्भर कैसे करता है। ध्यान से समझना, ताप पर निर्भर कैसे करता है। तो भैया मेरे, ये हमने एक तार बना लिया, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है, इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। यदि मैं अब इसका टेम्परेचर क्या कर दूं, टेम्परेचर यदि मैं इसका इंक्रीज कर दे रहा हूं, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से आपस में क्या करने लगेंगे? मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनके बीच में आपस में आने जाने के जो टक्कर का समय होगा वह क्या होगा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, यानी कि ये टाउ का समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। टाउ का समय घट जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब बात समझ में आई कि यदि हम किसी चालक तार का क्या कर दें? तापमान बढ़ा दें, ताप बढ़ा देते हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चीजें समझ में आ गई। और यदि मैं लंबाई बढ़ा दूंगा तो वो किस पर निर्भर कर रहा है? ताप पर, लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। इसीलिए मैंने बोला था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में आप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, किस पर? भौतिक अवस्था में यदि आप परिवर्तन ना करें तो ये चीजें क्या रहेंगी? ये कांस्टेंट रहेगा। आर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जो कि कितना होगा? V अपान I के बराबर होगा। और जो आपका रेजिस्टेंस है वो किन बातों पर निर्भर करता है? तो लिखेगा प्रतिरोध किस पर? ताप पर, तापमान, कामा, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, तो फिर हम आज इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात नोट डाल के लिख लीजिए, ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत कम आएगी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्या बताया था? R बराबर रो L अपान ए। तो यहां पर देखिए लंबाई कौन सी लेनी है, तो लंबाई जो L लेंगे वो कौन सी लेंगे? चालक की वह लंबाई, चालक की वह लंबाई जिसके अनुदिश विद्युत धारा बह रही हो, विद्युत धारा बह रही हो। ठीक है, L कौन सा लेना है? वह लेना है जिसके अनुदिश क्या हो? वह लंबाई है जिसके अनुदिश विद्युत धारा बह रही हो। और जो एरिया है, एरिया कौन सा लेना है? ऐसा एरिया, वह एरिया जिसके लंबवत विद्युत धारा बह रही हो, जिसके लंबवत विद्युत धारा बह रही हो, तो वह क्षेत्रफल, वह क्षेत्रफल जिसके लंबवत विद्युत धारा बह रही हो, विद्युत धारा बह रही हो। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि ये आपकी एक तार है, कंडक्टर है। ठीक है, मान के चलो कि इसमें विद्युत धारा आपकी इस डायरेक्शन में, किधर है? इस डायरेक्शन में आपकी विद्युत धारा बह रही है।
तो लंबाई भी तो आपकी इसी के अनुदिश है, तो ये आपकी लंबाई यदि इसकी L है तो ये लंबाई हम कौन सी लेंगे, ये वाली। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझना, मुद्दे वाली बात है। और क्षेत्रफल कौन सा लेंगे, जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो ये वाला क्षेत्रफल जो है, ठीक है, यदि जैसे ये हाथ रहा, हमने इसको ऐसे कर दिया, तो इससे विद्युत धारा क्या है, ये मान के चलो कि ये जो मार्कर है वो कैसा है, विद्युत धारा है, तो इसके परपेंडिकुलर ही तो है, या तो इधर आए या इधर जाए, तो 90 डिग्री का एंगल ही तो बना रहा है। कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, तो वही क्या हो जाएगा, ये एरिया लेना है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ध्यान से देखो, ये आपकी कोई तार हो गई मान के चलो, ठीक है, ये आपकी एक्सिस हो गई। अब कह दे कि नहीं भैया करंट आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, करंट जो है बाहर की तरफ निकल रही है, ये आपकी करंट की दिशा हो गई। तो समझो, तो समझना थोड़ा सा, एरिया क्या होगा भैया, करंट तो चारों तरफ से निकलेगी क्योंकि तो सिलेंडर है ना, बात समझो थोड़ा सा। तार कैसी हो, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है ना, तो ये तो आगे से भी निकल रही होगी, पीछे से भी निकल रही होगी, इधर से भी निकल रही है और इधर से भी निकल रही है। ठीक, चलो ध्यान से समझना। तो इसकी जो लेंथ होगी, वो हम लेंथ कौन सी लेंगे, वो लेंथ हम क्लियरली उसका डायमीटर लेंगे। क्या लेंगे, इसका डायमीटर। ध्यान से देखो तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसका डायमीटर होगी, लेंथ इसकी डायमीटर, यानी कि या तो रेडियस ले लो, तो रेडियस यदि आप ले लोगे तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, ये वाली r। तो इसके लिए जो लेंथ होगी L बराबर इसके लिए कितना होगा, R होगा। ठीक है, और जो क्षेत्रफल होगा, एरिया, ये नीचे वाला एरिया मत ले लीजिएगा अब इस बार, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है, हमें लंबवत चाहिए, तो किसके है, इसके परपेंडिकुलर, इस टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया के। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई R और L। ठीक है, तो यहां से ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये L वो वाला है और ये L इसकी, ये कैपिटल L में मान ले रहा हूं, ठीक है ना, ये इसकी, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, ये चीजें तो आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि किस केस में कौन सा लेना है। तो सिंपल सी बात है, भेजा लगाओ, हमें लंबाई कौन सी लेना है, जिसके अनुदिश विद्युत धारा बह रही हो, मतलब विद्युत धारा जिधर बह रही होगी, जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में देखेंगे उसकी लंबाई कितनी है, वो हम लंबाई लिख देंगे। फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल कौन सा लेना, तो जिस विद्युत धारा जिसके परपेंडिकुलर जा रही होगी, जिस क्षेत्रफल के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो हम क्या ले लेंगे, क्षेत्रफल ले लेंगे। तो नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ें। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आज हम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर पे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध कितना है, R है। यदि अब कह रहा है कि इसकी लंबाई को बढ़ाकर प्रारंभिक लंबाई की 4 गुना कर दी जाती है। कितनी कर दी जाती है, 4 गुना कर दी जाती है। तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। देखिए शुरुआत में बोल रहा है कि ये आपकी एक तार है, ठीक है, ये आपकी एक तार है, बोला है कि इसकी लंबाई L है। कितनी है, हमने मान लिया कि प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L है, शुरुआत में तार की लंबाई L है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है, वो R दिया हुआ है। ठीक है, एरिया नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है अनुप्रस्थ काट का, उसका एरिया कितना है, कैपिटल A है। ध्यान से समझना। फिर वो कह रहा है कि नहीं, अब तार को हमने क्या किया है, तार को हमने बढ़ा दिया है, इसी तार को हमने खींचकर क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो अब इस तार की लंबाई प्रारंभिक लंबाई की कितनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। कितनी गुना हो जाती है, 4 गुना। तो मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 4L हो गया। तो इसका हमें नया प्रतिरोध ज्ञात करना, हमें नया प्रतिरोध नहीं पता है, तो हमने कितना मान लिया कि R' पता है, R'। अब प्रश्नानुसार आपको R बराबर क्या दिया हुआ है, R बराबर आपको क्या पता है, रो इंटू L/A, रो इंटू L/A। अच्छा, रो आपका यदि वही तार है तो रो आपकी पदार्थ की गुण है, पदार्थ का गुण है,
ठीक है। यह एक पदार्थ के लिए चाहे बड़ी सी तार बनाओ चाहे छोटी सी तार बनाओ, रो कभी भी बदलेगा नहीं। यानी कि यह किसकी है, पदार्थ की प्रॉपर्टी है। ये लिखना हो तो लिख लीजिए कि प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है। प्रतिरोधकता अर्थात रो पदार्थ का गुण है। किसका गुण है, पदार्थ का गुण है। ठीक है, तो यदि आप यहां से देखो तो ये तो पहला हो गया। दूसरे वाले के लिए आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा रो इंटू एल डैश, एल अपॉन ए, यही होगा। अब आर डैश, अब लंबाई कितनी होगी वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से देखो तो भैया तार तो वही है, उसी को खींच कर बढ़ाया गया है ना भाई। ये मान के चलो कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, अभी इसकी लंबाई L है। अब हम इसको बढ़ाकर इसको खींचकर कितनी कर दें, 4L की लंबाई कर दें, मतलब ये मार्कर अब यहां तक हो गया। तो भैया इसकी जो मोटाई है, मोटाई घटेगी कि नहीं घटेगी, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आपका आयतन कांस्टेंट रह रहा है। ध्यान देना, ऐसे केस में क्या होता है, आपका आयतन नियत रहता है। ठीक है, तो लिखिएगा आयतन कंजर्वेशन नियम से, आयतन नियत रहता है, नियत रहता है। अतः कितना हो जाएगा, जो पहले का एरिया मैं A1 मान लूं, ठीक है, पहले का एरिया A1, पहले की लंबाई L1 इज इक्वल टू दूसरे का एरिया A2 और इसकी लंबाई L2 दूसरे की। अब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो दिया ही हुआ है, तो कुछ ना कुछ क्या दिया हुआ है कि पहले का एरिया हमने मान लिया कि A है, लंबाई इसकी कितनी है, शुरुआत में L दिया हुआ है तो लिख लिया। फिर A2 हमें नहीं पता तो A2 ही तो हमें निकालना है, A2 निकल जाए। L2 कितना दे दिया, 4L दे दिया, कितना दे दिया 4L, L से L कैंसिल, तो यहां से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A2 की वैल्यू आ जाएगी A/4। मतलब जो यदि इसका एरिया A रहा होगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, A/4। अब कोई बड़ी बात नहीं है, अब यहां से आप R डैश बराबर निकालोगे, R डैश बराबर तो रो तो वही रहेगा, पदार्थ का गुण है। अतः एक पदार्थ के लिए इसका मान नियत रहता है, इसका मान नियत रहता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। यहां से यदि आप देखो तो यहां से ये लंबाई कितनी है, लंबाई तो आपको दे दिया है कि कितनी है, 4L है, और डिवाइडेड बाई एरिया कितना कह रहा है, एरिया अब आपका कितना हो गया है, A2 आपका हो गया है A/4, यानी कि R डैश बराबर 4 का ऊपर चला जाएगा ना, ये 4 कहां चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 चौको 16 रो L/A, और रो L/A कितना है, शुरुआत में R है, तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 16R, कितना हो जाएगा 16R के। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए, तो फिर अब आगे बढ़े हम। चलिए नोट कर लिया, इसका एक महत्वपूर्ण देखे लेते हैं नोट करने के बाद। ठीक है, पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, तो देखिए यदि हम इसकी लंबाई बढ़ाएं घटाएं कुछ भी करें, ठीक है, नोट डाल के लिख लो, सबसे अच्छा है, कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास एग्जाम में समय कम है तो कुछ नहीं करना है। R डैश बराबर कितना होता है, N² R के। R डैश क्या है, नया प्रतिरोध, क्या है, नया प्रतिरोध। R क्या है, पुराना प्रतिरोध, पुराना प्रतिरोध है। और N क्या है, N है लंबाई में कितना गुना हम कमी कर रहे हैं, कितना गुना बढ़ा रहे हैं, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, लंबाई में कमी कितनी हो रही है या बढ़ा कितना रहे हैं,
ठीक है, ये सब सारी चीजें कि इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज कर रहे हैं, ये सब सारी क्या है, तो ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये शॉर्टकट है। ठीक है, यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक तार का प्रतिरोध कितना है, R है। ठीक है, बोला है कि इसकी लंबाई को बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, प्रारंभिक लंबाई का 4 गुना, तो कितना गुना कर दिया, 4। तो यहां से यदि आप लगाना चाहो तो नया प्रतिरोध बताना है तो लंबाई को कितना गुना किया गया है, 4 गुना, तो 4 का स्क्वायर वही है, 4 का स्क्वायर इंटू R। तो ये 4 चौको 16R। अभी देखो पूरा तामझाम किया था उतना आया था, अब देखो एक लाइन में हो गया। यही तो सारी चीज है। ठीक है, नोट करो तो फिर अगला क्वेश्चन करें। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक जो ये जो 2 लाइनें हैं, ये अंदर वाली ये लाइनें कैसी हैं, खोखली हैं। कैसी हैं, खोखली हैं। जैसे ये मान के चलो कि ये आपका क्या है, मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर है, इसके ऊपर मैंने एक ऐसे सिलेंडर और बना दिया। ठीक है, ये मार्कर रहा है, इसके ऊपर मैंने एक परत और चढ़ा दी, और ये मार्कर है, मार्कर को मैंने क्या कर दिया, इधर से खोखला कर दिया। तो ये अंदर से कैसा दिखेगा, खोखला दिखेगा। कुल मिला के ये आपका जो फिगर है वो कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, कि मतलब बीच में मटेरियल नहीं है, इस जगह पर क्या है, खाली है, हॉलो है। ठीक है, इससे आप आर पार देख सकते हो, और इधर मटेरियल है। ठीक है, इधर आपको मटेरियल है, पदार्थ है। अब इसमें कह रहा है कि यदि इसमें जो करंट है इस पदार्थ के बीच में, अब भाई यहां से क्या है, ये पूरा पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है ना, ये यहां पर पदार्थ है। ठीक है, खाली कहां पर है, इस बीच में। ठीक है, तो यदि देखोगे तो एक सुरंग टाइप का दिखेगा। ठीक है, जैसे आप छेद देखते हो कोई, तो वैसे छेद में चारों तरफ क्या रहता है, मटेरियल रहता है, बीच में क्या रहता है, छेद रहता है। तो सेम उसी तरीके से बोला है कि ये एक सिलेंडर है, इसकी लंबाई कितनी है, L है। हमें क्या ज्ञात करना, प्रतिरोध ज्ञात करना है, जबकि इसकी रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता दे दिया है, कितना है, R रो दे दिया है। तो यहां से यदि आप देखो तो रो बराबर क्या, R बराबर क्या होता है, रो इंटू L/A। ठीक, यही होता है। क्लियर। अब यहां से यदि आप देखो ध्यान से, तो ये तो R रहा, ये मैं सॉल्यूशन है कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो R बराबर क्या होता है, रो इंटू L/A। मैंने क्या बताया था कि आपको लंबाई कौन सी लेना है, लंबाई में वह लंबाई लेना है जो क्या हो, जो जिसके अनुदिश क्या हो, करंट बह रही हो। तो करंट किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, यानी कि करंट भी इसी दिशा में है, तो इसकी लंबाई भी इसी दिशा में होगी। तो ये इस दिशा में कितना लंबा है, L। तो इसकी लंबाई तो यही हो गई। तो रो तो आपका कांस्टेंट रहता है, वो कभी बदलता नहीं है किसी एक मटेरियल के लिए। तो ये तो रो हो गया, उसकी लंबाई L। अब एरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एरिया की। ध्यान देना, जानलेवा हमला हो सकता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या रहा है, ये आपका रिंग है। ठीक है, ये एक तरीके से देखो तो ये क्या है, गोला है। ठीक है, अभी मत देखो कि ये क्या कैसा है कैसा है। ठीक है ना, ये मान के चलो कि यदि ऐसे देखोगे तो क्या दिख रहा होगा, वृत्त दिख रहा होगा ना, वृत्त दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यदि ये मेरे भाई वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। कितना होता है, πr²। अब यहां से आप देखो तो इसकी रेडियस मान के चलो कि ये जो अंदर वाला है इसकी रेडियस कितना है, R1 है, और ये जो बाहर वाला जो रेडियस है इसकी कितनी है, R2 है। अंदर वाला कितना है, R1 है, और रेडियस कहां पर है, R2 पर। तो ये कहां, मटेरियल कहां पर है, मटेरियल आपका तो सिर्फ इतनी ही जगह पर है ना। तो उसके लिए जो एरिया होता है कितना हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला एरिया घटा देंगे, तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस का पाई R1 का स्क्वायर, यानी कि ये रेजिस्टेंस जो आ जाएगा रो इंटू L अपान पाई, मैंने कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है, आपको एरिया कौन सा लेना है, एरिया यही वाला लेना है। क्यों, क्योंकि करंट ऐसी आ रही है, आपको एरिया ये वाला चाहिए जिधर से मैं देख रहा हूं। ठीक है ना, इधर से करंट आ रही है तो ये वाला हमें एरिया चाहिए। क्यों यही एरिया क्यों चाहिए, क्योंकि हम इसमें वही एरिया लेते हैं जो क्या होता है, जो करंट के कैसा होता है, लंबवत होता है। ठीक है, नोट करो। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अब फिर से हम देखते हैं, सेम वही चीज है। ये आपका जो अंदर वाला सिलेंडर है वो क्या है, खोखला है। जो बाहर वाला सिलेंडर है
वो खोखला नहीं है, मतलब उस पर मटेरियल है और बाहर वाला सिलेंडर खोखला था। ठीक है, मतलब ठीक है, बाहर वाला सिलेंडर खोखला क्या था कि जैसे ये मान के सिलेंडर ये खोखला है, इसके ऊपर हमने लेप चढ़ा दिया, तो सेम यही कि अंदर वाला सिलेंडर खोखला है और उसके हमने ऊपर लेप चढ़ा दिए। ठीक है, ये दो सिलेंडर हो गए। तो एक पहले वाला जो अंदर वाला है, ये छोटा वाला, उसकी रेडियस कितनी है, R1 है। जो बड़ा वाला सिलेंडर उसकी रेडियस कितनी है, R2 है। ठीक, अब कह रहा है कि और ये जो सिलेंडर है ना, इसकी ऐसे ऐसे लेंथ कितनी है, L है। लेकिन कह रहा है कि इस बार जो करंट जा रही है ना, वो करंट भैया ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे, ये आपकी I की डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये आपकी I की डायरेक्शन है, मतलब धारा की दिशा है। ध्यान देना, R क्या है, छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस, R2 क्या है, बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस, L क्या है, सिलेंडर की लंबाई है। ठीक है, धारा इस सिलेंडर के परपेंडिकुलर, मतलब ये सिलेंडर रहा, ये क्या है, सिलेंडर है, तो इधर तरफ से करंट ऊपर जा रही है, इधर से नीचे जा रही है, इधर से मेरे तरफ आ रही है, इधर से आपकी तरफ आ रही है। क्लियर? तो ये सारी चीज है करंट का। अब इसमें क्या बताना, प्रतिरोध बताना है। ठीक है, इसकी रजिस्टिविटी उसने दे दिया है कि जिस मटेरियल का बना हुआ उसकी रजिस्टिविटी कितनी है, रो है, मतलब प्रतिरोधकता दे दिया है कितनी है, रो है। आपको क्या बताना, प्रतिरोध बताना है, आर बताना है। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो मस्त एक लाइन में। रो बराबर क्या होता है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, यही तो होता है। लेकिन बुद्धि लगाना, बुद्धि क्या क्या लगाओगे, देखो भैया लंबाई हम कौन सी लेते हैं, लंबाई हम वह लेते हैं जिसमें जो क्या हो, विद्युत धारा की दिशा में हो। तो विद्युत धारा तो हमारी इस दिशा में है, तो लंबाई हमारी किस दिशा में होगी, लंबाई भी तो हमारी इसी दिशा में होनी चाहिए ना। ठीक है, लंबाई हमारी किस दिशा में होनी, जिस दिशा में विद्युत धारा है उसी दिशा में हमें क्या लेना है, लंबाई लेना है। तो अब क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, मतलब क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो देखो यहां से कुछ नहीं करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पर जा करके, कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर जा करके dx थिकनेस का, यहां से dx थिकनेस का हम एक सिलेंडर काट लेंगे, एलिमेंट सिलेंडर काट लेंगे और उसको जो है धीरे धीरे क्या कर देंगे, उसको जो है इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यहां से लेके और उसको हर एक छोटा 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 काट के उसको जो है हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कितनी है इसकी थिकनेस, मैंने मान लिया कि कितनी है, dx है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो ये रहा एक सिलेंडर। ठीक है, हमें भैया विद्युत धारा तो हमारी इस दिशा में है ना, तो हमें लंबाई भी इसी में चाहिए। अब ये आपका सिलेंडर यहां तक है, ठीक है, तो यहां से हमें लंबाई नहीं पता है ना कि कितनी है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो ओरिजिन वाली है इससे x डिस्टेंस पर जाकर के क्या करते हैं, dx थिकनेस का एक हम एलिमेंटल सिलेंडर काट लेते हैं। क्या काट लेते हैं, एलिमेंटल सिलेंडर। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, छोटा सा सिलेंडर काट लेते हैं जिसकी ये थिकनेस जो है ये कितनी है, ये वाली जो थिकनेस है, यानी कि ये जो थिकनेस है वो कितनी है, dx है। कितनी है, dx थिकनेस का काट लेते हैं। तो dx तो आपकी इसी में है ना, तो ये कितना हो गया, रो तो कांस्टेंट है हर एक मटेरियल की। लंबाई कितनी हो गई भाई, यही वाली तो लंबाई चाहिए ना, ये ऊपर ये जो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर जाते हुए तो इसकी लंबाई कितनी है, dx है, तो dx थिकनेस हो गई, dx लंबाई हो गई। एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया भी तो हमें क्या चाहिए, जिसके ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर एरिया कितना हो जाएगा। यदि ये सिलेंडर की x है, क्या है, ये जो सिलेंडर हमने x लिया है, तो इस सिलेंडर का ये यहां पर लिखिएगा, छोटे से काटे गए बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का प्रतिरोध, छोटे से बेलन का, तो ये dr हो गए। dr बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू एल, एल का मतलब कितना है, dx है भाई, क्योंकि करंट तो हमारी इस दिशा में है, तो dx भी हमारा इस दिशा में, dx बढ़ रहा है भाई, dx क्या हो रहा है, dx वेरी कर रहा है। यदि यहां पर काट लेंगे तो कम लेंथ होगी, ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा और लेंथ बढ़ जाएगी, और ऊपर जाएंगे तो और लेंथ बढ़ जाएगी, यानी क्या वेरी हो रहा है, लेंथ वेरी हो रहा है, तो उसको क्या कर लिया कि dx मान लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय
एरिया, तो एरिया तो अब इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो कौन सा एरिया लेते हैं, सरफेस। जब सिलेंडर के चारों तरफ से करंट निकले तो कौन सा लेंगे, कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर। आर यहां पर कितना है, एक्स डिस्टेंस भर गए ना, तो आर तो एक्स है, और लेंथ कितनी है ये वाली, तो लेंथ तो एल दी हुई है, तो ये एल। क्लियर। अब इसका जो इंटीग्रेशन करते हैं तो भैया dx कहां से कहां तक वेरी करें, dx तो ये बीच वाले पॉइंट से है ना, तो यदि r1 से लेके r2 तक कर दें तो हम ऊपर तक पहुंच जाएंगे। तो लेंथ कहां से, r1 से r2 तक का इंटीग्रेशन हो गया, तो बस कोई बात नहीं। यहां से भी आप जब आप इसको भी इंटीग्रेशन कर दोगे तो हर एक का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपको प्रतिरोध आ जाएगा, तो ये r हो जाएगा। ये आपका रो कांस्टेंट है, 2 पाई एल कांस्टेंट है, ये कितना बचेगा, dx अपान x r1 और ये r2, तो ये रो अपान 2 पाई एल और dx अपान x का कितना होता है, log x, और ये कितना हो जाएगा r1 r2। तो यहां से ये क्लियरली आ जाएगा, जो आपका रेजिस्टेंस आएगा यदि आप ढंग से लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, रो अपान 2 पाई एल और log की जगह पे ये log r2 अपान r1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, नहीं तो क्या आएगा, log r2 माइनस का r1, और ये log की प्रॉपर्टी होती है कि जो माइनस में होता है वो किस में आ जाता है, बटे में। तो ये आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हमें और क्वेश्चन मिलेंगे, हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।